हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम कल पढ़ रहे थे बीए में चैप्टर 8 हमने शुरू कर दिया था। वित्तीय संचालन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी पैसे के द्वारा ही हमारा सारा काम होता है। बिना पैसों के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। और मेन हमारा है ये व्यवसाय। तो व्यवसाय तो बिना पैसों के शुरू हो ही नहीं सकता। इसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे, इसके प्रस्तावना, फिर इसके व्याख्या यानी विचार वगैरह, परिभाषा, फिर वित्तीय संचालन के लक्षण पढ़े हमने, उद्देश्य और महत्व पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे वित्तीय निर्णय, यानी जो फाइनेंशियल जो डिसीजन है वो किस प्रकार से लिया जाता है। आपके पास पैसा, अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है तो आपको निर्णय लेने में एकदम किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं आएगी। हम लोग आराम से, जब हमारे पास फाइनेंशियल जब पैसा होता है तो हम डिसीजन भी आराम से अच्छे से ले सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं अभी वित्तीय निर्णय। वित्तीय संचालन, द्रव्य मीन्स पैसा, मनी। वित्तीय संचालन द्रव्य कार्य के साथ, यानी वित्त का संचालन कब किया जाता है? जब पैसा होता है, कार्य के साथ संबंधित होने से। अब संचालन कब करेंगे? जब आपके हाथ में पैसा होगा। तो जब आपके हाथ में पैसा होता है तब हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। वित्तीय संचालन द्रव्य कार्य के साथ संबंधित होने से इसे द्रव्य कार्य के रूप में भी जाना जाता है। द्रव्य कार्य के रूप में मतलब कि पैसों के द्वारा जो भी कार्य किया जाए वो होता है द्रव्य का कार्य। इसीलिए इस संदर्भ में वित्तीय संचालन में निम्न बातें बताए गए 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में निर्णय लेने होते हैं। यानी जो मेन निर्णय जब लिए जाते हैं वो सबसे पहले 3 निर्णय होते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे हैं कि पैसे के बिना तो हम घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, लेकिन हमारा तो बिजनेस सब्जेक्ट है तो हम इसके अनुसार ही पढ़ेंगे। तो मेन हमारा 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके द्वारा ही हम वित्त का निर्णय यानी पैसों का निर्णय ले सकते हैं। इसमें है विनियोग संबंधी निर्णय। विनियोग मतलब लेन देन करना, पैसे देना, निकालना, क्रय करना, विक्रय करना। फिर उसके बाद है वित्त संबंधी निर्णय, यानी पैसों से संबंधित निर्णय किस प्रकार से लिया जाए। और उसके बाद है डिविडेंड संबंधी निर्णय, यानी जो लाभांश है उसको किस प्रकार से काम में लिया जाए। सबसे पहले है विनियोग संबंधी निर्णय। व्यवसाय की स्थायी संपत्ति में, यानी व्यवसाय में जो पैसा लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है? स्थायी पूंजी के लिए, यानी वो लंबे समय तक चलता रहे, इसलिए हम व्यवसाय में स्थायी पूंजी लगाते हैं। व्यवसाय की स्थायी संपत्तियों में दीर्घकाल के लिए स्थायी पूंजी का विनियोग किया जाता है। अब कंपनियों में क्या है कि कंपनी में जब हम पैसा लगाते हैं तो काफ़ी लंबे समय के लिए सोच के लगाते हैं कि हमारी वहाँ पे संपत्ति स्थायी है। स्थायी संपत्ति कहते भी उसी हुई जिसमें मकान, ज़मीन, कंपनी, व्यवसाय बड़े बड़े, यानी व्हीकल, जैसे हम वाहन ले लेते हैं, मशीनें ले लेते हैं, इन सब में हमारी स्थायी पूंजी ही लगती है। और इसके अंतर्गत भी हम स्थायी पूंजी का ही विनियोग करते हैं कंपनियों में, व्यवसाय में। यह स्थायी संपत्ति में भविष्य में पूंजी कोष का विनियोग करना है। अगर मान लो स्थायी संपत्ति को अब हम पैसा किस लिए लगाते हैं? आने वाले समय के लिए, यानी भविष्य में लगाएंगे। अगर हम स्थायी पूंजी के लिए लगा रहे हैं तो उसका कारण क्या है कि जो हमारा पूंजी कोष है, जो हमारा पैसे का जो कोष विनियोग किया है, हमने लेन देन किया है, खर्चा निकाला है, उसको हम और अधिक इकट्ठा कर सके, वो हमारे पास अधिक से अधिक मात्रा में एकत्रित हो सके। उन संपत्तियों का चुनाव और उसमें विनियोग संबंधी निर्णय वित्तीय संचालक को लेने पड़ते हैं। अभी विनियोग में जो पैसा लगाना है, किस प्रकार से लगाना है, कंपनी किस प्रकार से चालू करनी है, इन सब का जो भी निर्णय लिया जाता है विनियोग संबंधी, यानी पैसे का विनियोग करने से संबंधित जो भी निर्णय लिया जाता है वो वित्तीय संचालक, यानी ऐसा वो संचालक जो पैसे का लेन देन, लेखा जोखा रखता है, जानकारी रखता है, उसको ही ये सब निर्णय लेने पड़ते हैं। विनियोग संबंधी निर्णय को पूंजी बजटिंग कहते हैं, यानी जो पैसों से संबंधित जो निर्णय लिया जाता है, लेता कौन है? वित्तीय संचालक लेता है। उसको कहते हैं पूंजी बजटिंग, यानी पूंजी का बजट
कहते हैं कि आपके पास कितनी पूंजी है, कितना आपका बजट है, उसे किस प्रकार से आप लगाओगे, लगाने के बाद क्या राशि शेष बचती है, किस प्रकार से आप उसका लाभांश प्राप्त कर सकते हो। विनियोग संबंधी निर्णयों में जोखिम का तत्व निहित रहता है। कहीं पे भी हम कोई भी काम करो, किसी भी प्रकार का करो, तो हमें क्या है, डर तो लगा ही रहता है कि हमने पैसा तो लगा दिया, अब हमें उसका सही रेस्पॉन्स मिलेगा या नहीं, फल मिलेगा या नहीं, ये तो हमारे मन में डर ही रहता है। अभी आप लोगों ने भी, कई बच्चों ने फीस जमा कराई होगी, तो आपके मन में एक डर होगा, पता नहीं हमारे एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बोर्ड के एग्ज़ाम है, ये पक्का 100% होंगे ही होंगे, इसलिए निकाल दो डर। उसी प्रकार से व्यापार में भी डर तो होता है, जोखिम तो होती है, लेकिन फिर भी उन जोखिमों से बिना डरे हमें उनमें पैसा लगाने का निर्णय लेना आवश्यक है। इसीलिए विनियोग संबंधी निर्णयों का मूल्यांकन अपेक्षित प्रतिफल और जोखिम के संदर्भ में होना चाहिए। यानी जब भी विनियोग संबंधी जो निर्णय लिया जाता है, उसका मूल्यांकन क्या होता है, हमें अपेक्षा क्या होती है कि हमें उसके बदले में प्रतिफल मिले। जोखिमें तो रहती है देखो, लेकिन हम लगाते क्यों हैं, अधिक से अधिक प्रतिफल की प्राप्ति के लिए लगाते हैं हम पैसा। जब वित्तीय संचालक के पास द्रव्य का विनियोग करने के लिए एक से अधिक विकल्प हो, यानी जो वित्तीय संचालक है उसके पास जब वो पैसे लगाने के लिए सोचता है और उसके पास काफ़ी सारे विकल्प है, एक ही विकल्प ऐसा नहीं है कि उसमें लगाया जाए, लेकिन उसके अनुसार उसके अलावा उसके पास और भी अगर विकल्प है तो वो क्या करेगा, तब वह स्थायी संपत्तियों में निवेश संबंधी निर्णय लेने में रहेगा। यानी अगर किसी भी व्यक्ति के पास पैसा लगाने के लिए काफ़ी सारे अगर ऑप्शन होते हैं, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसमें देखता है कि लंबे समय के लिए किस में पूंजी लगाई जाए और उसको अधिक से अधिक फ़ायदा भी किस प्रकार से हो सकता है। पूंजी बचने की विविध पद्धतियों का उपयोग होता है और उसके अंतर्गत क्या कहता है कि जो पूंजी है वो बजट बना रखा है पूंजी का, किस प्रकार से बनाया हुआ, तो उसमें किस प्रकार से बचत करना है, किस प्रकार से पैसा लगाना है, ताकि उन्हें जोखिम होते हुए भी लाभ की प्राप्ति हो। जैसे भुगतान से वापस पद्धति, पे बैक मेथड, यानी भुगतान वापस पद्धति भी उसमें होती है कि इसमें क्या होता है कि जब भी किसी भी प्रकार का, मान लीजिए आप कोई व्यापार में पैसा लगा रहे हो, तो आपको उसके प्रति भुगतान वापस पद्धति भी मिलती है कि जो पैसा लगाया गया वो आपको वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की पद्धति ये प्रतिफल की पद्धति। और दूसरा होता है, एक तो ये कि हमने कहीं पे पैसा लगा दिया, अब वो भुगतान वापस हमारे पास कर देगा या नहीं कर देता। दूसरा होता है इसमें प्रतिफल की दर की पद्धति, यानी प्रतिफल जो हमारा है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, प्रतिफल मतलब लाभ किस प्रकार से प्राप्त होगा, ये वो पद्धति होती है। बट्टा नगद पद्धति, यानी डिस्काउंट में जैसे किस्तों में जो नगद प्रवाह पद्धति किस्तों में जो होती है, उस प्रकार से भी इसमें विकल्प है ये कि कौन से में किस प्रकार से पैसे लगाए जाए। तो ये तीन विकल्प है, भुगतान वापस पद्धति, प्रतिफल की दर की पद्धति और तीसरा है बट्टा नगद की पद्धति, यानी जो भी किस्तों में जो पैसा आए या लगाया जाए उसको किस्तों के रूप में ही मिले या लगाए। ये तीन प्रकार के हमने इसमें पद्धतियाँ भी पढ़ी है। ये था हमारा विनियोग संबंधी निर्णय, यानी जब भी हम किसी भी प्रकार से जब पैसा लगाएंगे कंपनी में, तो किस प्रकार से संचालक, जो वित्तीय संचालक है, वो किस प्रकार से विनियोग करने के लिए निर्णय लेता है। अब है नगद संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी नगद संबंधी जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको प्रभावित किस प्रकार से किया जाता है, उनके तत्व को पढ़ते हैं। सबसे पहले कुल पूंजी की आवश्यकता, यानी नगद संबंधी जो निर्णय लिए जाते हैं, जो पैसा होता है, तो प्रभावित किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कुल पूंजी की आवश्यकता होती है कि यानी पूंजी कितनी है, आपका बजट कितना है और पूंजी कितनी है। सबसे मेन चीज़ हमारे पास यही आती है कि कुल पूंजी के, सबसे पहले हमें पैसे की आवश्यकता होती है, तो पहला हमारा पॉइंट है कुल पूंजी की आवश्यकता।
सेकंड पॉइंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उसके अनुसार आप उसमें लगाओगे, तो आपके पास अधिक से अधिक पैसा होना आवश्यक है। दूसरा है विनियोग में भविष्य में प्राप्त होने वाले अनुमानित प्रतिफल का दर और लाभदायक, यानी विनियोग करेंगे तो हम किसके लिए करेंगे, भविष्य के लिए करेंगे या स्थायी पूंजी लगाएंगे। उससे जो भविष्य में, अब अनुमान ही लगा रहे हैं हम, गए तो खुद को भी पता नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा आएगा या कितना हमारे पास लाभ होगा, कितना क्या होगा, कुछ भी नहीं, लेकिन हम एक अनुमान लगा करके और आने वाले समय में जो इस प्रकार से पैसा लगाएंगे कि जिससे हमें क्या होगा, प्रतिफल का दर और हमें लाभदायक मिलेगा, यानी हम पैसा वहीं लगाएंगे जहां हमें अधिक से अधिक प्रतिफल की प्राप्ति होगी, यानी लाभ अधिक से अधिक होगा। तीसरा पॉइंट हमारा विनियोग में से अनुमानित मिलने योग्य शुद्ध नगद प्रवाह। अब विनियोग में से अनुमानित मिलने योग्य, यानी जितना अपना पैसा लगाया, हम अनुमान क्या करके चलते हैं कि मान लीजिए 1000 रुपये मैंने कहीं पे किसी चीज़ में लगाया, तो मैं ये सोच के लगाऊंगी ना कि कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 1200 रुपये तो मिले ना मेरे को। तो इस प्रकार से विनियोग में से अनुमानित मिलने, अब अनुमान ने लगा भाई इतना तो मिलना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं तो नुकसान हो जाएगा, कम से कम 200 रुपये तो मुझे एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। अनुमान मिलने योग्य शुद्ध नगद प्रवाह। अब जैसे मेरे को 1000 रुपये मैंने खर्च किए, सारे सामान में, वाहन वगैरह सब चीज़ों में लगा दिए 1000 रुपये, तो मैं क्या अनुमान लगा के चलती हूँ कि मुझे 1200 रुपये कम से कम मिलने चाहिए। तो 1200 में जो हमारा 1000 रुपये का जो खर्चा है उसको हम हटा देंगे, कंप्लीट खर्चा उसमें हमारा क्रय विक्रय, वाहन वगैरह सब कुछ, जो 200 रुपये बचे वो हमारे शुद्ध नगद प्रवाह बचते हैं। उसी प्रकार से कंपनियां भी क्या चाहती है कि जो पैसा वो लगाए, अनुमान लगा के वो चलती है, उसके अलावा उसे मिलने योग्य शुद्ध नगद प्रवाह प्राप्त हो। चौथा है विनियोग में जोखिम का, तो अब विनियोग करेंगे तो जोखिम का तत्व तो बना रहता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो जोखिम का डर तो बना रहता है, लेकिन फिर भी उन जोखिमों से सामना करते हुए पैसा लगाना आवश्यक है। पांचवा पॉइंट है विनियोग करने के पश्चात कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। अब विनियोग तो कर दिया आपने, पैसा तो एक बार लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि वो तो एक स्थायी पूंजी लगा दिया आपने, लेकिन रोज के जो हमारे क्रय विक्रय, वाहन है, मजदूरी है, वेतन है, लाइट बिजली वगैरह है, इन सब के लिए हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक है। क्योंकि अगर कार्यशील पूंजी हमारे हाथ में नहीं है, कार्य करने के लिए कोई पैसा ही नहीं है, तो फिर हमारा कार्य नहीं हो सकता। इसलिए नगद संबंधी निर्णय, यानी नगद जब पैसा होता है तो ये सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इन समस्याओं को समाधान करने के लिए ये सारे पॉइंट भी हमें करने आवश्यक है। फिर है 6 पॉइंट है विनियोग की आर्थिक उपयोगिता और उनकी अनुमानित आयु, यानी विनियोग की आर्थिक उपयोगिता। विनियोग के जब पैसा लगा रहे हैं तो उनकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है, यानी आप किन से बिजनेस में लगा रहे हो, क्या करोगे, किस प्रकार से आप पैसे का उपयोग में लेते हो, और उसके अनुमान, यानी ये कितने साल तक आपका व्यापार चल सकता है, इसकी आयु। अब उम्र से क्या लेना देना है, हमारा व्यापार कितना विस्तार में बढ़ रहा है वो लेना देना होता है इसमें। 7वां पॉइंट है विनियोग का महत्व। अब बिना किसी चीज़ का महत्व हम कोई काम करते ही नहीं है। उसी प्रकार से आपने अगर विनियोग किया है, कंपनी में अगर वित्तीय लगाया है, पैसा लगाया है, तो सबसे पहले आपका महत्व किस में होगा, विनियोग करने में, यानी पैसा लगाने में सबसे महत्वपूर्ण काम आपका यही होगा। पूंजी का माप, यानी कितनी मात्रा में पूंजी आप लगा रहे हो उसके माप भी होनी चाहिए, कि अब बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, यानी जिस तरीके से आप व्यापार करोगे पूंजी भी हमें उसी प्रकार से चाहिए। तो इसमें पूंजी का माप, यानी ये भी प्रभावित करने वाले तत्व हैं। फिर है भविष्य की आय की निश्चितता या अनिश्चितता। अब आने वाले समय में
भविष्य के लिए ही कर रहे हैं ना ये स्थिर पूंजी का काम। तो भविष्य की आय की निश्चितता, यानी आने वाले समय में आय कितनी निश्चित है, यानी हमारे पास कितना लाभांश, कितना पैसा आ सकता है, ताकि या निश्चित है या निश्चित। अब ये भी डाउटफुल होता है, फिक्स तो नहीं है ना आपके पास इतना ही आएगा। अभी अचानक लॉकडाउन आ गया, किसी ने सोचा था कि अब ये क्या हुआ, ये निश्चित हो गया। मान लीजिए निश्चित था तो भी है निश्चित हो गया, तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो ही जाती है कि जिसमें हम निश्चित हो रहे हैं, निश्चित भविष्य की आय का मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो ये सब हमने पढ़े नकद संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व। अब है वित्त संबंधी निर्णय। ये हमारा पहला पॉइंट था विनियोग संबंधी निर्णय। अब दूसरा है हमारा वित्त संबंधी निर्णय। विनियोग संबंधी निर्णय कंपनी की संपत्ति के साथ जुड़े हैं, यानी विनियोग करने के लिए किसके साथ जुड़ा हुआ होना आवश्यक है, कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी में ही पैसा लगाया जाता है। जबकि वित्त संबंधी निर्णय पूंजी ढांचे के साथ है, यानी पैसा आप लगा रहे हो तो उसके बदले में आप व्यवसाय का ढांचा खड़ा कर रहे हो, या आई मीन मेरा मतलब कि जितने आप पैसों से जो व्यापार कर, अब व्यापार भी अलग अलग तरीके के होते हैं कि किसमें कम पैसा लगता है, किसमें ज़्यादा पैसा लगता है। अब आप किस अनुसार आप पूंजी लगा रहे हो उसके अनुसार ही आपका कंपनी का ढांचा खड़ा होगा। यानी वही चीज़ हो गई, जितने पैसे लगाएंगे हम उतना अच्छा मकान मिलेगा। एक तो आपने ज़मीन लगाने में पैसा लगा दिया, लेकिन ज़मीन लगाने में मकान ले लिया, लेकिन उसका जो इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह वो तो आपका अलग पूंजी ढांचा ही हुआ। यानी जो आपका पैसा जितना आप जिस प्रकार से लगाओगे आपको मकान भी उतना ही खूबसूरती से तैयार होकर मिलेगा। कंपनी का पूंजी ढांचा, पहला इक्विटी अंश, इक्विटी अंश और प्रेफरेंस अंश का, इक्विटी अंश और डिबेंचर का, इक्विटी अंश प्रेफरेंस अंश और ऋणों का बना होता है। ये जो भी ढांचा है कंपनी का जो पूंजी से बना हुआ होता है वो इक्विटी अंश का, यानी किसी एक का अंश या फिर उनका लाभांश, प्रेफरेंस अंश, यानी जो जिन व्यक्तियों को पहले अंश वगैरह देते हैं, लाभ देते हैं, उनके अनुसार अंश और ऋणों, यानी लोगों के द्वारा बनाया गया पूंजी का ढांचा जो होता है। आपने तो विनियोग कर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी में पैसे की और क्या आवश्यकता हो जाती है, तो क्या किया जाता है, कंपनी अपने अंश निर्गमन करती है, बाहर निकालती है, उसके जरिए वो अंश दे देती है, और ऋण यानी अंश और ऋणों का बना होता है। अंश और ऋण, अंश देंगे तो हमारे पास तो पैसा आ जाएगा, लेकिन हम उनके ऋण हो लिया है, यानी हमने उनसे पैसा, कई बार हम पैसा उधारा भी लेते हैं ब्याज पे, कंपनी आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी को और ज़्यादा विस्तृत रूप से करने के लिए। पूंजी ढांचा मालिकी की पूंजी और ऋण का मिश्रण है। पूंजी ढांचा एक तो मालिक का लगाया हुआ पैसा है, और दूसरा जो पूंजी ढांचा है मालिकी का, यानी मालिक के पास, मालिक ने स्थायी पूंजी लगाई है, लेकिन वो उसमें अगर पूंजी की आवश्यकता होती है तो उसमें क्या किया जाता है, वो पूंजी, मालिकी की पूंजी और ऋणों का, यानी ऋण के द्वारा, यानी उधार लिए गए पैसे हैं, चाहे वो अंशों के माध्यम से हो या वैसे हो, तो उसके द्वारा और पूंजी के द्वारा, ये दोनों मिला हुआ मिश्रण ही पूंजी ढांचा होता है। वित्तीय संचालन को पूंजी ढांचे में इक्विटी पूंजी और ऋणों की मात्रा कितनी रखनी इस संबंध में निर्णय लेना था। ये निर्णय किसका लिया हुआ होता है, वित्तीय संचालक का लिया होता है कि हम अपने इक्विटी पूंजी और ऋण की मात्रा कितनी बाहर से ले, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंगे चुकानी तो कंपनी को ही है। तो कई बार क्या, हम जैसे उधार ऋण लेते हैं तो उसका हमको ब्याज भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अगर अंश वगैरह है तो हमें लाभांश देना पड़ता है। इसीलिए ये सारी जिम्मेदारी वित्तीय संचालक की होती है कि हमें कितनी मात्रा में ऋणों की मात्रा, ऋण के द्वारा या अंश की मात्रा रखनी है। ये सारा निर्णय, यानी बाहर से कितना हमें उधारा लेना है, इन सब का निर्णय लेने वाला होता है वित्तीय संचालक। पूंजी ढांचे में इक्विटी पूंजी और ऋणों के मध्य संतुलन आवश्यक है। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया हो या ऋण ले लिया हो बाहर से, तो फिर वो चुकाएगा कैसे, इसीलिए इन दोनों में क्या है, संतुलन भी आवश्यक है। इक्विटी पूंजी और ऋणों की योग्य मात्रा वाले पूंजी ढांचे को आदर्श पूंजी ढांचा भी कहते हैं।
यानी जो इक्विटी पूंजी और ऋणों की योग्य मात्रा वाले पूंजी। अब पूंजी ढांचा कंपनी है, कंपनी में पूंजी ढांचे के द्वारा काम किया जाता है। तो जितनी मात्रा में जितना पैसा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, आदर्श पूंजी ढांचा। यानी ये एक आदर्श, ऐसे नहीं बोलते ये आदर्श है, इनके विचार आदर्श है, उसी प्रकार से पूंजी ढांचा भी ले करके, यानी क्यों लिया जाता है, अपने व्यापार के विकास करने के लिए। आदर्श पूंजी ढांचा अल्प जोखिम और महत्तम प्रतिफल देता है। आदर्श पूंजी ढांचा यानी फायदा क्या कहता है, जोखिम इसमें कम रहती है, क्योंकि ऐसे लगता है चुकाना है तो दे दिया जाता है, लेकिन इसमें और कम रहती है, लेकिन इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम कम ब्याज ऋण के उधारे पैसे लेते हैं, इसीलिए कम जोखिम रहती है और फ़ायदा अधिक रहता है। अब है हमारा वित्त संबंधी जो निर्णय है उनको प्रभावित करने वाले तत्व, कि उनको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। इसमें दो होते हैं, आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व। सबसे पहले आंतरिक तत्व। आंतरिक तत्व में क्या होता है, व्यवसाय का प्रकार, यानी व्यवसाय किस प्रकार का है, कौन सा व्यापार है, हमारा मतलब स्वरूप। व्यवसाय या स्वरूप दोनों एक ही चीज़ें कि किस रूप का होता है या किस प्रकार का होता है। और दूसरा है इसमें व्यवसाय का कद, यानी कितना ज़्यादा विस्तार में व्यवसाय फैला हुआ है। व्यवसाय का विकास, यानी देश विदेशों में भी व्यवसाय है क्या। वित्तीय आवश्यकता, पैसों की फिर कितना ज़रूरत पड़ती है। संपत्तियों का स्वरूप और आवश्यकता, कौन कौन सी संपत्तियों की इसमें आवश्यकता होती है। और संचालक की मनोवृत्ति, यानी संचालकों को कार्य करने की जो मनोवृत्ति होती है वो किस प्रकार की होती है। ये से हमारे आंतरिक तत्वों में। अब बाह्य तत्व में क्या है, पूंजी बाजार की परिस्थिति, यानी बाजार की जो परिस्थिति है बाह्य तत्व में आता है। ये तो थी हमारी आंतरिक वाली, यानी क्या क्या हमारी कंपनी में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है हमारे व्यवसाय में। और ये है बाह्य तत्व, यानी पूंजी की परिस्थिति, यानी बाहर जब काम किया कंपनी के बाहर जो होता है उसकी किस प्रकार से परिस्थिति है। जमीनगिरी निर्मित करने का खर्च, यानी जो जमीनगिरियाँ जो निकाली गई है उसका खर्चा वो भी बाहर का ही है। विनियोगकर्ताओं की मनोवृत्ति, यानी जो सामान को विनियोग करते हैं, बेचते हैं, विक्रय करते हैं, उनकी मनोवृत्ति क्या। बाजार में प्रवर्तमान ब्याज दर, यानी ब्याज दर की रेट बाजार में क्या चल रही है। कानूनी नियंत्रण, ये बाहर का ही है। आपका कोई सा भी आप काम करो कंपनियों में, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने मन मर्जी से कुछ भी काम कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है कि कानून का नियंत्रण भी आवश्यक है, इसीलिए कंपनी का इसमें नियंत्रण होता है। और संचालकों की और संस्था की विनियोगकर्ता आदि, यानी संस्थाओं के द्वारा भी इनमें पैसा लगाया जाता है। ये था हमारा वित्त संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व। अब हमारा है डिविडेंड संबंधी निर्णय। डिविडेंड मतलब लाभांश। डिविडेंड कंपनी के लाभ का हिस्सा है, यानी जो लाभांश मिलता है कंपनी का, तो डिविडेंड लाभ में से निकाला गया हिस्सा वो होता है लाभांश। उसके अंशधारकों के मध्य वितरित किया जाता है, यानी जो कंपनी का जो लाभ है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लाभ जो मिलता है वो उसे लाभांश कहते हैं। और उस लाभांश को जो अंशधारक है, यानी जिन्होंने कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है, जिनके अंश कंपनी में, उनके मध्य में बांट दिया जाता है। डिविडेंड अंशधारकों को उनके विनियोग पर प्राप्त होने वाला प्रतिफल, यानी जिन अंशधारकों ने अपना पैसा अपने अंश कंपनी में लगाया, हिस्सा लगाया, उस हिस्से के बदले में मिलने वाला प्रतिफल है, जो उनको पैसे लगाने के बदले में प्राप्त होता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार डिविडेंड मात्र नगद चेक द्वारा ही चुकाया जा सकता है। कंपनी का नियम होता है, कंपनी अधिनियम का नियम क्या होता है कि वो जो भी लाभांश है, जो भी डिविडेंड है, वो या तो नगद के रूप में दिया जाएगा या फिर उनका चेक के द्वारा भुगतान किया जाता है। और किया किसको जाता है, अंशधारकों को। अंशों की भरपाई हुई पूंजी पर ही डिविडेंड चुकाया जाता है, यानी जितने अंश आपने लिए हैं उसके बदले जो रकम चुकाई है, या उसके बदले में उसके अनुसार ही आपको लाभांश की दर के अनुसार प्रतिफल प्राप्त
होता है। वित्तीय संचालक को तय करना होता है, यानी जो पैसे का लेखा जोखा करता है उसको तय करना होता है कि लाभ का कितना भाग डिविडेंड के रूप में बांटना और लाभ का कितना भाग व्यवसाय में रखना है। यानी ये जो वित्तीय संचालन है वो ये सब चीज़ें देखता है कि जो साल के लास्ट में कि है ना अपनी कंपनी को कितना तो फ़ायदा हुआ है, अब उस लाभ में से कितना रखना है, यानी वापस से कंपनी में लगाना है व्यवसाय में, और कितना अंशधारकों के मध्य आपस में बांट देना है। ये सारा निर्णय वित्तीय संचालन तय करता है। लाभ का कितना भाग डिविडेंड के रूप में बांटना और लाभ का कितना भाग व्यवसाय में रखना है। व्यवसाय की प्रतिधारित आय कंपनी के लिए वित्त प्राप्ति का महत्वपूर्ण आंतरिक प्राप्ति स्थान है। यानी व्यवसाय के द्वारा जो आय प्राप्त होती है, जो इनकम प्राप्त होती है, वो कंपनी के आंतरिक प्राप्ति स्थान है, यानी कंपनी के अंतर्गत जो काम किए गए उनके द्वारा प्राप्त हुई रकम होती है। डिविडेंड का भुगतान करने के अंश के डिविडेंड का भुगतान करने के अंश के बाजार मूल्य को भी प्रभावित करता है। यानी ये जो लाभांश है वो किस प्रकार का होता है कि जो भुगतान कंपनी जो भुगतान करती है, अंश जिसने लिए हैं उसको बाजार में जो भुगतान करती है उस बाजार मूल्य को भी वो प्रभावित करते हैं। लाभ का बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में वितरित किया जाए तो लाभ का पुनः विनियोग कम हो जाता है। अगर ज़्यादातर जो लाभ हुआ है उसको ज़्यादातर को अगर अंशधारकों में बांट दिया जाए तो उसका फिर कुछ हिस्सा ही रहेगा, तो जो कुछ हिस्सा है वही विनियोग के लिए वापस से पुनः विनियोग के लिए लगेगा। इसीलिए वित्तीय संचालक क्या करता है, वो तय करता है कि कितना हिस्सा कंपनी के अंशधारकों को देना है और कितना हिस्सा वापस से कंपनी के पुनः विनियोग में व्यवसाय में लगाना है। ये तय करने का काम वित्तीय संचालक का ही होता है। दूसरी तरफ लाभ के बड़े हिस्से का पुनः विनियोग हो तो डिविडेंड के लिए रकम कम रहती है। अगर मान लीजिए वित्तीय संचालक ने तय किया कि अधिकांश भाग हम पुनः विनियोग के लिए रखेंगे और कुछ भाग हम अंशों के लाभ डिविडेंड के रूप में देंगे, तो फिर लाभांश अंशधारियों को जो लाभ प्राप्त हो, जो उनके पास जो लाभ जाएगा, जो पैसा जाएगा वो कम जाएगा और विनियोग के लिए जो लगाया जाएगा उसकी रकम अधिक हो जाती है। अब है डिविडेंड संबंधी निर्णयों के प्रभावित करने वाले तत्व। पहला, इसमें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का वितरण पात्र लाभ, यानी जो चालू वर्ष था जो कंपनी का जिसमें काम किया गया उसमें कंपनी के दौरान का वितरण पात्र कैसा था, यानी किस प्रकार से पैसों को सामानों में लगाया गया। दूसरा है भविष्य में आय का अनुमान, यानी जब भी पैसा लगाया जाता है तो आने वाले भविष्य के अनुसार अनुमान लगाकर उसमें पैसा कि लगाया जाता है और उसके बदले में इनकम कंपनी को कितनी होती है। तीसरा है गत वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा चुकाई गई डिविडेंड की दर, यानी पहले के वर्षों में कंपनी ने डिविडेंड किस दर से अंशधारकों को चुकाया था। चौथा है व्यवसाय में लाभ के पुनः विनियोग की आवश्यकता, यानी जो लाभांश साल के अंत में जो लाभांश बचता है अंशधारकों को देने के बाद उन्हें वापस से विनियोग में लगाना, वापस में इससे लगाया जाए ताकि और अधिक व्यवसाय को बढ़ाया जा सके। फिफ्थ पॉइंट है वर्तमान समय में कंपनी की वित्तीय परिस्थिति और वित्तीय आवश्यकताएं, यानी कंपनी में वर्तमान समय में जब कंपनी चल रही है उस वक्त की जो पैसे के द्वारा जो कंपनी की स्थिति है परिस्थिति है वो किस प्रकार से है और उसमें अगर पैसे की आवश्यकता है तो फिर उसमें पैसा लगाया जाता है और अंशधारकों को पैसा कम दिया जाता है। 6 पॉइंट है कंपनी के पास सुरक्षित कोषों की मात्रा, यानी कंपनी के पास कितना पैसा सुरक्षित कोष में रखा हुआ है। 7 पॉइंट है भविष्य में लाभदायक विनियोग का आयोजन, यानी जो भी भविष्य में आने वाले समय में जो लाभांश जो बचा है उसको किस प्रकार से लगाया जाएगा ताकि वो अधिक से अधिक और प्रतिफल की प्राप्ति हो। 8 पॉइंट है कंपनी के संचालकों की मनोवृत्ति, यानी कंपनी में जो भी संचालक है, वित्तीय संचालक है, दूसरे भी संचालक है, उनकी मनोवृत्ति किस प्रकार से रहेगी। 9वां पॉइंट है कर नीति, यानी टैक्स वगैरह का जो नीति नियमों किस प्रकार से टैक्स चुकाया जाना है। 10 पॉइंट है कानूनी नियंत्रण, यानी
कंपनियां कभी भी कोई भी जब शुरुआत की जाती है, स्थापना की जाती है, तो वो कानून के नीति नियम के अंतर्गत ही स्थापित की जाती है और उनका संपूर्ण नियंत्रण भी कंपनियों पर होता है। 11 पॉइंट है कंपनी के अंशधारकों की अपेक्षा। कंपनी के अंशधारक, जो अंशधारक कंपनी के लगाए, तो उनकी अपेक्षा क्या होती है? उनकी अपेक्षा ये होती है कि कंपनी का विस्तार बहुत से ज़्यादा बढ़ता रहे, उसमें लाभ होता रहे, ताकि उनको भी उसके अनुसार ही लाभ की प्राप्ति हो। 12वां पॉइंट है पूंजी बाजार की स्थिति, यानी पैसा जब लगाया गया है तो बाजार में उनकी स्थिति किस प्रकार से चल रही है। और 13वां पॉइंट है कंपनी की विकास दर, कंपनी किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है, किस प्रकार से विकास कर रही है। और 14 पॉइंट है कंपनी की तरलता की स्थिति, यानी जो पैसा कंपनी में लगाया गया है वो किस प्रकार से उसमें चल रहा है, यानी किस प्रकार से वो विकास कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़े वित्तीय निर्णय। उसके 3 पॉइंट, विनियोग संबंधी निर्णय, सेकंड वित्त संबंधी निर्णय, और तीसरा था डिविडेंड संबंधी निर्णय। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। तब तक ये पढ़ लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू एवरीवन।